नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। काव्य लक्षण पर हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे काव्य हेतु। काव्य हेतु से हमारा तात्पर्य क्या है? अगर हम कहें कि काव्य का हेतु क्या है, या दूसरे तरीके से हम काव्य हेतु का तात्पर्य समझें तो ये काव्य के कारण से है, अर्थात वे कारण जिन कारणों के होने से काव्य सृजन संभव होता है, उन्हें ही काव्य हेतु कहा जा सकता है। इसकी परंपरा संस्कृत साहित्य से चली आ रही है और हम पहले संस्कृत साहित्य में जिन आचार्यों ने काव्य के हेतु बतलाए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आचार्य भामह प्रतिभा को काव्य का मूल हेतु मानते हैं। प्रतिभा को तो मूल हेतु मानते ही हैं वो, साथ साथ शब्द शास्त्र और पद पदार्थ के अतिरिक्त या पद पदार्थ के ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कवियों की रचनाओं का अनुसरण कर अभ्यास को भी अपेक्षित माना है। अर्थात प्रतिभा के साथ शब्दशास्त्र, पद पदार्थ का ज्ञान और पहले से चली आ रही काव्य की जो परंपरा है, उन परंपराओं का अध्ययन, अनुसरण, अनुशीलन कर अभ्यास को भी अपेक्षित माना है। इसी परंपरा में आगे आचार्य दंडी और रुद्रट का नाम भी आता है, और इन दोनों की हम संवेद रूप में बात करें तो आचार्य दंडी और रुद्रट है, ये दोनों ही नैसर्गिक प्रतिभा, जैसा भामह ने कहा कि वो प्रतिभा को मूल मानते हैं, तो ये भी मानते हैं कि कविता लिखने की किसी भी व्यक्ति में नैसर्गिक प्रतिभा होती है। निर्मल शास्त्र ज्ञान, आचार्य भामह भी यही कहते हैं, शब्द शास्त्र और पद पदार्थ का ज्ञान और अमंद अभियोग ही काव्य का हेतु है, आचार्य दंडी और रुद्रट दोनों के अनुसार। आचार्य वामन ने प्रतिभा को काव्य का मूल कारण स्वीकार किया है। हमें देखना होगा, चाहे हम भामह की बात करें, हम दंडी की बात करें, हम रुद्रट की बात करें और हम वामन की बात करें, सबने प्रतिभा को काव्य का मूल हेतु या मूल कारण जिसे हम कह सकते हैं, उस रूप में स्वीकार किया है। इसके साथ ही वामन लोक व्यवहार, विद्या तथा प्रकीर्ण को भी काव्य हेतु के रूप में महत्व देते हैं, लेकिन प्रतिभा अभी तक हमने देखा सर्वोपरि है। अगर हम उसके बाद बात करें, वामन के बाद आचार्य भामह, दंडी, रुद्रट और वामन के बाद हम राजशेखर की सम्मति भी ले सकते हैं। राजशेखर ने समाधि से यहाँ तात्पर्य एकाग्रता से है, तो राजशेखर ने एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य का हेतु माना है। अभ्यास
और एकाग्रता दोनों को वे काव्य हेतु के रूप में स्वीकार करते हैं। आनंद वर्धन ने व्युत्पत्ति और प्रतिभा दोनों को काव्य हेतु मानते हुए भी प्रतिभा को ज़्यादा महत्व दिया है। राजशेखर एकाग्रता और अभ्यास को और आनंदवर्धन व्युत्पत्ति और प्रतिभा को काव्य का हेतु तो मानते हैं, लेकिन प्रतिभा को ज़्यादा महत्व देते हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने प्रतिभा को काव्य का मूल हेतु माना है। आचार्य मम्मट की हम बात करें तो आचार्य मम्मट ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु माना है। तो संस्कृत आचार्यों में हमने भामह, दंडी, रुद्रट, वामन, राजशेखर, आनंदवर्धन और पंडित राज जगन्नाथ की बातें की और उनसे जो निष्कर्ष निकल करके आया काव्य हेतु के रूप में, वो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अब हम हिंदी के कुछ कवियों और आचार्यों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रीतिकाल में कुलपति ने अपनी सम्मति इस प्रकार दी है। शब्द अर्थ जिनते बने नीकी भांति कवित, शब्द अर्थ जिनते बने नीकी भांति कवित, सुधि धावन समर्थ तिन कारण कवि को चित। अर्थात कवित या काव्य का हेतु या काव्य का कारण कहीं शक्ति, कहीं व्युत्पत्ति, कहीं अभ्यास और कहीं तीनों को मानना चाहिए। वो अलग अलग भी मानते हैं कि कहीं शक्ति, कहीं व्युत्पत्ति और कहीं अभ्यास और कहीं कहीं तीनों को भी मानना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को काव्य का मुख्य हेतु मानकर व्युत्पत्ति व अभ्यास को भी मान्यता दी है। अगर हम छायावाद की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा के अनुसार साहित्य सृजन केवल रुचि, इच्छा या व्यवस्था का परिणाम नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक विशेष प्रतिभा और उसे संभव करने वाले मानसिक गठन की आवश्यकता होती है। प्रतिभा और एक विशेष प्रकार के मानसिक गठन पर महादेवी वर्मा जोर देती है। डॉक्टर नगेंद्र प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व देते हुए उसे चेतना मानते हैं और जो अनुभूति, चिंतन, विचार, संकल्प तथा कल्पना आदि क्रियाएं संपादित करती है। निष्कर्ष रूप में चाहे वो संस्कृत साहित्य रहा हो या हिंदी साहित्य की परंपरा रही हो, हम कह सकते हैं कि साहित्य शास्त्र में मुख्यतः 3 चीज़ों को काव्य का हेतु स्वीकार किया जाता है। सामान्यतः ये तीनों काव्य हेतु के रूप में स्वीकृत है और तीनों क्या है? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। सबसे पहले हम बात करें प्रतिभा की। प्रतिभा जन्मजात होती है। यह काव्य का सर्वप्रमुख कारण है। बिना प्रतिभा के बल पर कोई भी व्यक्ति काव्य सर्जन में प्रवृत्त नहीं हो सकता। प्रतिभा का तात्पर्य हम क्या लें? प्रतिभा का तात्पर्य सदा नई नई वस्तुओं की उद्भावना करने वाली प्रज्ञा से है। आपकी बुद्धि ऐसी हो कविता के लिए कि वो सदा नई नई वस्तुओं की उद्भावना करे। ये प्रतिभा से हमारा तात्पर्य हो गया। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का अर्थ है ज्ञान, और यह ज्ञान लोकानुभव और शास्त्र अध्ययन से प्राप्त होता है। व्युत्पत्ति का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान, और ये ज्ञान लोकानुभव, लोक के जो अनुभव है और उसके साथ साथ शास्त्रों का
अध्ययन करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और व्युत्पत्ति को ही हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं निपुणता। तो नई नई वस्तुओं की उद्भावना करने वाली प्रज्ञा के साथ साथ आप में क्या होना चाहिए, लोकानुभव, और उसके साथ शास्त्र अध्ययन की भी आवश्यकता है। तीसरी बात हम करेंगे अभ्यास। प्रतिभा और व्युत्पत्ति के साथ अभ्यास के योग से काव्य सृजन सुगम हो जाता है। कविता लेखन के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सामान्यतः काव्य हेतु के रूप में 3 हेतु स्वीकृत है साहित्य जगत में, और वो है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। धन्यवाद।